हमने यहाँ तक ख़त्म किया था, इससे आगे हम यहाँ से पढ़ेंगे। अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को परागकर्मक के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खियाँ, भौरे, तितलियाँ, बर, चिड़ियाँ, शलभ या कीट पक्षी, सक्कोरा तथा गुंजन पक्षी तथा चमगादड़ आदि सामान्य परागणीय अभिकर्मक हैं। प्राणियों में कीट पतंग विशेष रूप से मधुमक्खी प्रधान जीवीय परागण कर्मक है। यहाँ तक कि बड़े नर वानरगण के प्राणी लीमर या लैमूर, वृक्षवासी, सहचारी कृंतक और यहाँ तक कि सरीसृप वर्ग की कुछ छिपकली तथा उभयन छिपकली भी कुछ प्रजाति के पादपों के परागण के लिए सक्रिय पाए गए हैं। प्राणी परागित पादपों के पुष्प एक विशेष प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े, रंगीन अथवा पूर्ण सुगंधयुक्त तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। जब पुष्प छोटे होते हैं तब अनेक पुष्प एक पुष्परंध्र में समूहबद्ध होकर अधिक उभर आते हैं। प्राणी रंगों एवं सुगंध के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। मक्खियाँ एवं बीटलों से परागित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं, जिससे ये प्राणी आकर्षित होते हैं। प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए पुष्पों को कुछ लाभ या पारितोषिक उपलब्ध कराना होता है। मकरंद और परागकण फूलों द्वारा प्रदत्त आम पारितोषिक है। इस पारितोषिक को पाने के लिए प्राणी आगंतुकों को परागकोश तथा वर्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है। प्राणी के शरीर पर परागकणों का एक आवरण सा चढ़ जाता है, जो प्राणी परागित फूलों में प्रायः चिपचिपा होता है। जब परागकणों से लिप्त प्राणी वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है, यह तो परागण पूरा करता है। कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। एक उदाहरण अमोर्फोफेलस का लंबोत्तर पुष्प है। पुष्प स्वतः लगभग 6 फुट ऊंचा होता है। ठीक ऐसा ही एक सहसंबद्ध शलभ की एक प्रजाति और युक्का पादप के बीच होता है, जहाँ दोनों ही प्रजाति शलभ एवं पादप बिना एक दूसरे के बिना अपना जीवन यापन चक्र पूरा नहीं कर सकते। इसमें शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देती है, जबकि इसके बदले में वह शलभ द्वारा परागित होता है। शलभ का लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है। क्यों ना आप निम्नलिखित पादपों के पुष्पों का अवलोकन करें, जैसे खीरा, आम, पीपल, धनिया, पपीता, प्याज, लोबिया, कपास, तंबाकू, गुलाब, नींबू, यूकेलिप्टस, केला आदि। यह पता करने की कोशिश करें कि इन पुष्पों के पास कौन से प्राणी आते हैं और क्या वे परागण कर सकते हैं। आपको धैर्य के साथ कुछ दिनों तक भिन्न भिन्न समयों पर उन्हें देखना होगा, और आप यह देखने की भी कोशिश करें कि उस पुष्प तक आने वाले प्राणी तथा एक पुष्प की विशिष्टता के बीच कोई सहसंबंधता है या नहीं। परागकोश एवं वर्तिकाग्र के संपर्क में आने वाले भ्रमणकर्ता प्राणी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, जो पराग को पूरा करता हो। बहुत सारे कीट या भ्रमणकर्ता बिना परागण किए पराग या मकरंद का भक्षण कर लेते हैं, अतः ऐसे आगंतुकों या भ्रमणकारियों को पराग मकरंद दस्यु के रूप में संदर्भित किया जाता है। आप शायद परागणकारियों को पहचान सकें या ना पहचान सकें, पर आप निश्चित रूप से अपने प्रयास में आनंद प्राप्त करेंगे। बहिर्प्रजनन युक्तियाँ। अधिकतर पुष्पीय पादप उभयलिंगी पुष्पों एवं परागकणों को उत्पन्न करते हैं, जो बहुत हद तक उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतःप्रजनन अवनमन होता है। पुष्पीय पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित एवं परपरागण को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ प्राणियों में पराग अपमुक्ति एवं वर्तिकाग्र ग्राह्यता समकालिक नहीं होती है, या तो वर्तिकाग्र के तैयार होने से पहले ही पराग अवमुक्त कर दिए जाते हैं, या फिर परागों के झड़ने से काफ़ी पहले ही वर्तिकाग्र बन जाता है। कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं, जिससे उसी पादप के पराग वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। दोनों ही युक्तियाँ स्वयंगमन को रोकती हैं। अंतः प्रजनन रोकने का तीसरा साधन स्व आसमंजस्य है। यह एक वंशानुगत प्रक्रम है तथा
स्वपरागण को रोकने का उपाय है उसी पुष्प या उसी पुष्प के अन्य पुष्प से जहाँ बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरण या स्त्री के सर में पराग नलिका वृद्धि को रोका जा सकता है। स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है एक लिंगीय पुष्पों का उत्पादन। अगर एक ही पौधे पर नर व मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हों जैसे अरंड और मक्का उभयलिंगाश्री, यह स्वपरागण को रोकता है, न कि सजात पुष्पी परागण को। अन्य बहुत सारी प्रजातियां जैसे पपीता में नर एवं मादा पुष्प भिन्न पादपों पर होते हैं। पपीता में नर मादा पुष्प भिन्न पादपों पर होते हैं, अर्थात प्रत्येक पादप या तो मादा या नर एक लिंगाश्रयी है। यह परिस्थिति स्वपरागण और सजात पुष्पी परागण दोनों को अवरोधित करती है। पराग स्त्री केसर संकर्षण पारस्परिक क्रिया। परागण बिल्कुल सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता। ठीक उसी प्रजाति का सुयोग पराग वर्तिकाग्र तक पहुँचे। प्रायः गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकाग्र पर आ पड़ते हैं जिससे यह या तो उसी पादप से होते हैं या फिर अन्य पादप से। यदि वह स्वपरागण के अयोग्य है तो स्त्री केसर में यह सक्षमता होती है कि वह पराग को पहचान सके कि वह उसी वर्ग के सही प्रकार का पराग है या फिर गलत प्रकार का अयोग्य है। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है तथा पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिका पर पराग अंकुरण या स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर स्वीकार कर लेता है तथा परागण पश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है जो कि निषेचन की ओर बढ़ता है। यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण या वर्तिका में पराग नलिका वृद्धि को रोककर पराग को अस्वीकार कर देता है। यह स्त्री केसर द्वारा पराग की पहचानने की सक्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है जो पराग कणों एवं स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। ये इस संवाद की मध्यस्थता स्त्री केसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होता है। अभी हाल ही में कुछ वनस्पति विज्ञानियों ने स्त्री केसर एवं पराग के घटकों को पहचाना तथा उनके बीच संकर्षण इस प्रक्रिया को स्वीकृति या अस्वीकृति के अनुपालन से जाना जाता है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, संयोग परागण के अनुपालन में परागकण वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं ताकि एक जनित छिद्र के माध्यम से पराग नलिका उत्पन्न हो। पराग नलिका वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंचती है। आप याद करें कि कुछ पादपों में परागण दो कोशीय स्थिति में एक कायस्थ कोशिका तथा दूसरी जनन कोशिका में झड़ते हैं। इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है और वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान दो नर युग्मकों की रचना करती है। जिन पादपों में पराग तीन कोशीय स्थिति में होते हैं वहाँ पर नलिका शुरुआत से ही दो नर युग्मकों को ले जाती है। पराग नलिका अंडाशय में पहुँचने के पश्चात बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रविष्ट करती है और तत्पश्चात तंतुमय समुच्चय के माध्यम से एक सहायक कोशिका में प्रविष्ट करती है। हाल ही के बहुत सारे अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सहायक कोशिका के बीजांड द्वारी हिस्से पर उपस्थित तंतुमय तंतु रूप समुच्चय पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करती है। वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसा कि पहले बताया गया, पराग स्त्री केसर संकर्षण एक गतिक प्रक्रम है जिसमें पराग पहचान के साथ पराग को प्रोन्नति या अवनति द्वारा अनुपालन सम्मिलित है। इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पादप प्रजनकों को पराग स्त्री केसर संकरण के हेरफेर में यहाँ तक कि अयोग्य परागण में से अपेक्षित संकर जाति प्राप्त करने में मदद होती है। आप एक कांच की पट्टी पर जल शर्करा घोल की एक बूंद पर मटर, चना, क्रोटालेरिया, बाल्सम तथा बिनिका के पुष्पों से कुछ पराग झाड़कर गिराने के पश्चात पराग जनन का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। स्लाइड पर इन्हें रखने के 15 से 30 मिनट के बाद स्लाइड को कम शक्ति के लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रखकर अवलोकित करें। बहुत संभव है कि आप पराग कणों से निकलती हुई पराग नलिकाओं को देख पाएंगे। जैसे कि आप अध्याय 9 में पादप जनन के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक प्रजनक भिन्न प्रजातियों के संकरण में क्रॉसिंग में तथा वाणिज्यिक रूप से सर्वोत्तम श्रेणी के अपेक्षित विशिष्टता वाले जनन संपाक में रुचि रखते हैं। कृत्रिम संकरीकरण
फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है। इस प्रकार के संकरण प्रयोग होती है सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागण के लिए किया जाए तथा वर्तिकाग्र को संदूषण से बचाया जाए। यह उपलब्धि केवल बोरा वस्त्र तकनीक तथा विपुंसन तकनीक द्वारा पाई जा सकती है। यदि कोई मादाजनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से परागकोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल होता है। इस चरण को विपुंसन के रूप में संदर्भित किया जाता है। विपुंसन पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए जो सामान्यतः बटर पेपर की बनी हो ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैगिंग कहते हैं या बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। जब पुष्प का वर्तिकाग्र सुग्राहता को प्राप्त करता है तब नर अभिभावक से संग्रहित परागकोश के पराग को उस पर छिड़का जाता है और उस पुष्प को पुनः आवृत करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि मादाजनक एक लिंगी पुष्प को पैदा करता है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है। पुष्पों के खिलने से पूर्व ही उन्हें आवृत कर दिया जाता है। जब वर्तिकाग्र सुग्राह बन जाता है तब अपेक्षित पराग के उपयोग द्वारा परागण के पुष्प को पुनः आवृत या रीबैगिंग कर दिया जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, इससे आगे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।